एकमात्र स्टूडेंट है जिसने टाइम पे टेस्ट सबमिट किया है, वो है कविता। बस अब ये देख लो, तुम लोगों से जूनियर है, अभी पहली बार तैयारी कर रही है यूपीएससी की। एटलीस्ट उसने जितना आया उसने उतना लिखा, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। चलो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभावों ने भारत के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया। इसके प्रभाव बताने हैं, भारत के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किस तरह प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। तो जो कारण बताओगे थोड़ा उनको एक्सप्लेन करके बताओगे। ये क्वेश्चन की डिमांड है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से प्रभावित किया था, स्पष्ट करना, तो क्लियर थोड़ा उसको डिटेल में बताना है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारतीय, ये म्यूट करो किसकी तरफ से ओपन। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसकी वजह से भारत कच्चा माल आधारित व निर्मित माल का बाजार बनकर रह गया। ब्रिटेन की औद्योगिकरण के लिए सस्ता माल व उच्च दामों में माल बेचने का नहीं, ये देखो गड़बड़ी है। बस सस्ता माल खरीदने में ना, और उच्च दामों में बेचने के लिए। दूसरी बात, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो उसमें थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए, डायरेक्ट कारण मत बताओ। आप लिख सकते कि औद्योगिक क्रांति क्या थी, इससे शुरुआत कर सकते थे आप, या फिर औद्योगिक क्रांति जो है कैसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, मतलब उसके क्या इफेक्ट हो सकते थे उस टाइप से। फिर दूसरी बात, यहाँ गलती है, ये स्टेटमेंट गलती है। अब देखो इंट्रोडक्शन के अपने नंबर होते हैं, तो इनको अपने इंट्रोडक्शन में 0.10 नंबर ही मिलेगा, आधा अधूरा है, सही नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित किस तरह से हुई। भारत कच्चे माल का निर्यातक देश, भारत में कच्चे माल की भरमार होने के कारण ब्रिटेन कच्चा माल सस्ते मिलने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था भारी नुकसान झेलने पड़े। ठीक है, तैयार माल है तो बाजार, और भारत औपनिवेशीकरण के कारण ब्रिटेन के तैयार माल खरीदने का मंच बन गया, क्योंकि तकनीकी औद्योगिकरण के कारण भारत के उद्योग चौपट हो गए थे। ठीक है, पारंपरिक उद्योग नष्ट, ब्रिटेन में औद्योगिकरण से भारत के पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए। कृषि पर निर्भरता, उद्योगों नष्ट होने से भारतीय बेरोजगार हो गए, उनकी कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। सही बात है, बेरोजगारी, गरीबी। औद्योगिक क्रांति में भारतीय लोगों के कुटीर उद्योग नष्ट, आजीविका नष्ट होने से बेरोजगारी में धीरे धीरे भारत गरीब होते चला गया। अब वही है, औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभावों ने भारत के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया। बिना नेगेटिव लिखा है, थोड़े और चीज़ें आएगी। रेलवे के कारण, जब स्वाभाविक सी बात है, रेलवेकरण बढ़ा, और औद्योगिकरण से क्या हुआ, एक पक्ष से लिखा है, पॉजिटिव भी तो कुछ एक्सेप्ट आएंगे। इसके कारण उद्योगों का विकास हुआ, नए नए लोगों को रोजगार भी मिले। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा। वही है कि भारत में वो समर्थन नहीं मिला जो वहाँ मिलना चाहिए था। बोला आधा अधूरा आंसर है, ये बोल सकते हो। तो इनको मेन बॉडी में अगर अपन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को 1 नंबर का माने, करीब 10 मतलब, हाँ, पर मैंने तो 15 नंबर की क्वेश्चन दिए थे ना, टोटल आपको 75 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये मान के चलो 2 नंबर का आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, तो आपका कम से कम 13 नंबर का मेन बॉडी पार्ट है। तो इनको मेन बॉडी में 4 नंबर, 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं ना, तो 4 नंबर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा मेन बॉडी में। औद्योगिक क्रांति ने भारतीय पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था गहन अंधेरे में चलेगी। भारतीय कारीगरों के पास परंपरा चली आ रही थी, तकनीकी औद्योगिकरण, भारतीय बेरोजगार हो गए। अब देखिए लयबद्धता नहीं है, कम्युनिकेशन में भारतीय औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था की देखने कार्य, तो वही है। इसमें 0.90, पूरा 1 नंबर ही नहीं मिलेगा। तो इनका टोटल इस 15 नंबर के क्वेश्चन में से इनको मिलेंगे 5 नंबर ओनली। 5 भी ज़्यादा है, कोई नहीं, एफर्ट का भी परिणाम होना चाहिए। किसका कॉपी है सर? ये कविता का 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम व्यापक प्रयास था। ठीक है, इस कथन के प्रकाश में 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो कारण बताने, स्वरूप बताने और परिणामों का विश्लेषण करना आपको।
1857 का विद्रोह भारत का प्रथम व्यापक प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन का उखाड़ फेंकना था। इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर पुनः विचार करना पड़ा और भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सुधार करने पड़े। नहीं, आपको ये बताना कि प्रथम प्रयास, व्यापक प्रयास कैसे था। तो भाई इसमें मोस्टली पहले इतने बड़े लेवल पे विद्रोह होता है, इससे पहले जो होता है वो थोड़ा छिनभिन होता है, एक राष्ट्रीय लेवल पे होता है ये प्रयास, और इसमें सत्ता परिवर्तन का जो है प्रयास किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है। अगर 1 नंबर की बात की जाए तो 0.5 मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे। विद्रोह के कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म प्रसार करना, नस्लवाद, भेदभाव के कारण। अरे सामाजिक धार्मिक कारण में जैसे सती प्रथा कानून, ठीक है, सामाजिक कारणों में वो आएंगे। विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून। धार्मिक कारणों में आ गया कारतूस का प्रयोग, समुद्र पार जो है उनको भेजना, ये सारी चीज़ें आएगी। ईसाई धर्म का प्रचार करना भी आएगा। राजनीतिक प्रशासनिक कारण, राज्य अड़प नीति, व्यवसाय संधि कारण, जनता व्यापक संतोष, सही बात है, ये पॉइंट अच्छा है। आर्थिक कारण, भारत से कच्चा माल सस्ते दामों में बाहर ले जाना और उसे उस दामों में तैयार माल भारत में भेजने से भारत आर्थिक रूप से गरीबी, बेरोजगार, अन्य अत्याचार से संतोष था, ठीक है। विद्रोह का तात्कालिक कारण, एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ। अंग्रेज भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए कारतूसों में गायों, सूरों की चर्बी का प्रयोग किया गया। इसने आग में घी का काम किया। 10वीं शताब्दी से क्रांति प्रारंभ हुई। स्वरूप कैसा था? कुछ इसे सैन्य विद्रोह मानते हैं क्योंकि मुख्य सैनिक द्वारा किया गया, कुछ स्वतंत्रता संग्राम, जन विद्रोह, किसान विद्रोह, मुस्लिम हिंदू विद्रोह भी मानते हैं, ठीक है। परिणाम क्या रहे? कंपनी शासन का अंत हो गया, अब भारत से ब्रिटिश कानून के अधीन हो गया। सेना में भारतीय संख्या कम कर दी गई, उच्च पद से मुक्त कर दिया गया। देशी सांस को संतुष्ट करने हेतु व्यापक नीति को रद्द कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 को लागू किया गया। सामाजिक सुधार लागू किए गए। यूरोन जल पद समाप्त, वायसराय पद नया सृजित किया गया। अच्छा लिखा है। 1857 क्रांति के व्यापक प्रयास अच्छे ही थे, अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन को जड़ें हिला दी। इसकी वजह से अंग्रेजों को अपनी नीति बदलाव करना पड़ा। इस विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता पर जागरूक और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की, इसीलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ऐसे करके लिखना चाहिए था आपको, ठीक है। फिर भी तो अगर मेन बॉडी में बात की जाए तो इसने कारण भी सही लिखे हैं, स्वरूप में थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा और डिटेल में लिख सकते थे। परिणाम भी ठीक ही लिखा है, तो इनको यहाँ पे मिल जाएंगे मेन बॉडी में 6 नंबर। तो टोटल इनको 15 में से मिले, ये कितने होंगे? 7.5 नंबर हो गए, ठीक है, मतलब 7.5 नंबर हो गए। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक मांगे किस प्रकार समय के साथ पूर्ण स्वतंत्रता की ओर विकसित हुई, स्पष्ट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं 2018 में स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने का था। बाद समय के साथ पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य बन गया है। कांग्रेस सभी समुदाय संस्थाओं ने कारण सभी को एकजुट करके राष्ट्रवाद की भावना करने भारतीय, ठीक है। प्रारंभिक मांगे से पूर्ण स्वतंत्रता को विकसित मांगे। प्रारंभिक मांगे, कांग्रेस की प्रारंभिक मांगे थी भारतीय को अंग्रेजी शासन राजनीतिक पदों पर जगह दी जाए, भारतीय को जागरूक किया जाए, प्रेस याचिका के माध्यम से भारत की मांगों को ब्रिटिश शासन तक पहुँचाना था। यहाँ पे गरम दल लिखना था, फिर नरम दल पे गरम दल। पूर्ण स्वराज्य स्वतंत्रता, पहले कांग्रेस राजनीतिक राष्ट्र में अपना शासन चाहती थी, लेकिन लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई और 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया और जनता स्वतंत्र देश मनाने पर किया। राष्ट्रीय नेताओं को पता चला कि अंग्रेज भारत को अपने विषय बनाकर अपना काम निकाल रहे हैं। कि बाद कांग्रेस ने कई आंदोलन चलाए, सैन्य अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, वही है, देखो आधा अधूरा आंसर है। भारतीय कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। संसद जो सभी वर्गों को साथ लेकर जनता में जागरूकता फैलाई, जिससे आम जनता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से में आय लेकर अपने देश को स्वतंत्र करवाया। 0.5 भी मिलेगा। और यहाँ पे देखो इन्होंने ओनली 2 पॉइंट लिखे हैं, तो कैसे नंबर मिल जाएगा बताइए। तो ये 2.5 नंबर ये मान के चलो, तो 2.5, 3, 3.5 नंबर 15 में से। अगला है, सामाजिक सुधार आंदोलन ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। प्राचीन समय में भारत समृद्ध देश और
संस्कृति के पालने वाला देश था, लेकिन समय के साथ समाज में कई कुरीतियाँ, भेदभाव, जातिवाद, अंधविश्वास का बुलबुला हो गया। इसी समाज की फिर से बुराई मुक्त करने थे, सामाजिक दायित्व सुधारे थे, नेतृत्व राजा राममोहन राय, ईश्वर विद्यासागर। ठीक है, अच्छा है, 1 नंबर इंट्रोडक्शन में। महत्वपूर्ण भूमिका, आपको इस पे ये बताना था कि भाई सामाजिक सुधार आंदोलन ने कैसे एक नए भारत का, आधुनिक भारत का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। राजा राममोहन राय द्वारा समाज के व्यापक बुराई को संतुलित थे, इसलिए उन्होंने कई प्रयास किए। 1819 वर्तावरोह, महिला और दलित शिक्षा पर जोर दिया और समाज की स्थापना की। ईश्वर विद्यासागर इनके प्रयास में समाज विधवा बना हुआ कानून बना। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की और लोगों को अपनी संस्कृति बचाने में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास की आलोचना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना विधि को रोकने का नारा दिया। ज्योतिबा फुले, पहली बात क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब आपको लिखना चाहिए इन्हीं का फैक्ट का यूज करके लिखना था कि भाई जैसे राजा राममोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा कानून को प्रतिबंधित बनाया ताकि महिलाएं पढ़ लिख के और उनका एक सशक्तिकरण हो, और सशक्तिकरण होगा तो स्वाभाविक बात है कि आधुनिक भारत बनेगा। इसी से विद्यासागर जो है, मतलब इस तरीके से आपको बताना था, तो वही है, कमियां हैं इसमें भी। तो आपको इसमें मान के चलो कि 3 नंबर यहाँ मिल जाएगा। समाज व्याप्त अन्याय, अंधविश्वास, कुरीति, जातिवाद, भेदभाव से महिला सोचने सुधार के आंदोलन चलाएगी ताकि महिलाएं शिक्षा और अपने अधिकार के प्रति जागरूक फैलाई जा सके और सामाजिक सुधार बातें समाज को नहीं दे सके तो कष्ट रखती है। इसमें भी वही आधा नंबर मिल जाएगा, तो वही कितना 4 4.5 नंबर। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार जन आंदोलन में परिवर्तित किया, स्पष्ट करे उदाहरण सहित। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने आंदोलन को जन जन तक पहुँचाए दिया। महिला पुरुष छात्र ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भारतीय जनता जागरूकता फैलाई, जनता जागरूक और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने। ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, आधा नंबर मिलेगा। जन आंदोलन क्या होता है? गांधी ने देश को आज़ादी दिलाने तो अहिंसा सत्याग्रह मार्ग अपनाया और कई आंदोलन चलाए। अरे आपको बताना भाई, जैसे नरम दल था तो उस टाइम उच्च वर्ग था, गरम दल में फिर कुछ और नया मिडिल वर्ग साथ में आया, पर गांधी जी सबको साथ में लेके चले, किसान, मजदूर, महिलाएं, सब, ये बताना था आपको। असहयोग खिलाफत आंदोलन, जनता द्वारा गांधी के पूर्ण सहयोग सरापर प्रतिबंध मार्च जिससे आम जनता ने भाग लिया। सविनिया हो गया। देखो अब इन्होंने इतनी ईमानदारी दिखाई कि 5 बजे तक ये यही लिख पाई थी, ये होती ईमानदारी। सविनिया के आंदोलन थी, दांडी मार द्वारा नमक कानून तोड़ा, जनता से अपील की, विनय के साथ आगे बढ़ाए और विदेश व्यवस्था को बहिष्कार, स्वदेशी अपना जनता गांधी करने के चेर का खरगोटे की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन, इस गांधी और अन्य आपसे पर तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उसने क्यों किया। महात्मा गांधी ने बातें स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी आंदोलन आम जनता के बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। गांधी पूर्ण भरोसा था दिलाएंगे साथ के साथ जनता के रूप से। ठीक है, ये निष्कर्ष तो फिर भी ठीक है, पर ये मेन बॉडी सही नहीं है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 3 3.5 नंबर। तो टोटल आउट ऑफ 75 कितना रहा? 3.5 और 4 4.5, तो 4 4 8 8 3 11 11.5 11.5 12 12 7 19 19 5 24, टोटल 24 नंबर रहे। तो आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पहली बात, आप एकमात्र स्टूडेंट हो जिसने टाइम पर टेस्ट सबमिट किया, तो ये आपकी कंटिन्यूटी को शो करता है और आपके डेडिकेशन शो करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, आपने ईमानदारी से टाइम पे टेस्ट लिखा, ये आपकी इंटीग्रिटी को शो करता है जो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम की तैयारी में। तीसरा बात, आपने प्रयास किया
क्वेश्चन लिखने का प्रयास किया, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपके नेगेटिव पॉइंट देखे जाए तो इतना है कि मेरा मानना है कि रिवीजन और करोगे तो और अच्छा से आप कंटेंट लिख पाओगे। रिवीजन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब ठीक है, आप क्वेश्चन की डिमांड भी समझते हो, ये पॉजिटिव पॉइंट भी आ जाएगा। आप मांग समझते हो क्वेश्चन को, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, परंतु वही है कि थोड़ा कंटेंट की कमी, रीजन की कमी है, तो थोड़ा बहुत और चीज़ों को एनालिटिकल वे से अच्छे से लिख पाओगे, तो वही चीज़ें जो आराम से आपकी 75 में से 50 नंबर तक पहुंच जाएगी। आराम से पहुंच सकते हो, वहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, और क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, उस दिन 2 क्वेश्चन दिए, देखो ये होती है, मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, ये भी लिखा है इन्होंने। आज़ादी के बाद हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, इसके समय संविधान चुनौतियों पर प्रकाश में डाले। ये पहली डिमांड है, ये दूसरी डिमांड है, तीसरी डिमांड है। आज़ादी के बाद भारत ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, औद्योगिक विकास, विज्ञान में प्रगति। हालांकि संविधान से निर्धारित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे आदर्शों को पूरी तरह से प्राप्त करने में भ्रष्टाचार, गरीबी, असमानता, क्षेत्रीय विवाद जैसी चुनौतियां बनी हुई। एकदम सही बात है। सरकार के आदर्श क्या थे, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, संपूर्ण गणराज्य जिसने पहला आम चुनाव 1951 सफलतापूर्वक आयोजित किया। आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, परमाणु रिएक्टर का विकास, सही है। सामाजिक एकीकरण, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, सामाजिक असमानता को कानून बनाए गए, सही बात है। स्वास्थ्य में सुधार किया गया, पॉलीचेचक जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाया गया। आत्मनिर्भरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विनिर्माण और रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा है। जनप्रतिनिधि, पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव के माध्यम से आम जनता का अवसर मिल रहा है। वित्तीय समावेशन, जन धन योजना सभी वर्गों को वित्तीय सहायता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा लिखा है आपने आंसर। आरक्षण, शैक्षणिक संस्था की सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। किस हद तक साकार कर पाए हैं, आप डायरेक्ट चुनौती लिखे। भ्रष्टाचार योजना क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं पर लाभार्थी नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण भ्रष्टाचार और योजना क्रियान्वयन में कमी है। लिंगानुपात असमानता, महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव और महिला श्रम बल की भागीदारी में कमी समस्या बनी हुई है। महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देना चुनौती है। गरीबी और अशिक्षा, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और अशिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है। धर्मनिरपेक्षता, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तनाव के बावजूद धार्मिक रूप से निरपेक्षता बनाए रखनी चुनौती है। क्षेत्रीय विवाद और अलगाववाद, क्षेत्रीय विवाद और अलगाववाद प्रति राष्ट्रीय एकता को चुनौती देती है। बहुत अच्छा लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद एक लंबा और संघर्षपूर्वक सफर तय किया है, जिसमें एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। हालांकि अभी भी कुछ मूलभूत चुनौतियां हैं, जिसके निपटान के लिए सरकार और नागरिक समाज दोनों मिलकर कार्य करना होगा। बहुत अच्छा लिखा है ये आपने। अच्छा, एक ही क्वेश्चन लिखा है, मैंने उस दिन शायद 2 क्वेश्चन दिए थे। देखो इसमें हमारा प्रदर्शन कैसे रहा, अचीवमेंट बताइए। संविधान में तय किए गए आदर्शों को हमने किस हद तक साकार किया है, तो फिर आप इसका एक एनालिसिस करोगे और फिर इसके बाद में चैलेंजेस बताओगे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। फिर आपने अच्छा लिखा है तो आपको लगभग 6.5 नंबर की समथिंग मिल जाएगा इसमें। तो इसमें योजनाएं भी डाल सकते हैं क्या? योजनाएं, देखो सब पहले आज़ादी बाद हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा। प्रदर्शन का मतलब है स्वाभाविक बात, हमने क्या लक्ष्य डिसाइड किए थे आज़ादी के दिन, तो हम कितना प्राप्त कर पाए। और संविधान में तय किया गया, संविधान में तय किए गए आदर्श क्या थे, समानता, ठीक है, बंधुत्व की भावना, धर्मनिरपेक्षता, ये सब सारी चीज़ें, तो उनको हम कितना साकार कर पाए। तो इन्होंने लिखा भी, हाँ कुछ साकार भी कर पाए, कुछ जगह चैलेंजेस भी है, कमियां भी है, दोनों चीज़ रहेगी। तो योजनाएं क्यों आएगी, योजना, हाँ ये बोल सकते पंचवर्षीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ, तो वो डाल सकते हो आप। जैसे पर्यावरण का डाल सकते हैं। हाँ, पर्यावरण को लेके डाल सकते हो कि भाई EIA लाया गया पर्यावरण को संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब देखो, ये महामानव एक तो क्वेश्चन लिखते नहीं है, पहली बात। चलो देखते हैं। अरे मुझे लग नहीं रहा इन्होंने एक आध क्वेश्चन लिखा है, जो भी वो सो घास काटा होगा सुबह सुबह उठ के लिखा होगा। कितने क्वेश्चन लिखे हैं आपने, सारे क्वेश्चन लिखे हैं? सारे लिखे। कितना टाइम लगा था आपको लिखने में?
टाइम तो उतना ही लगा होगा, 1 घंटे लगा होगा, वो 8-9 लगा मिनट होगा क्या ज्यादा होता है, लगेंगे। इसका मतलब आपने टाइम देख के नहीं लिखा है। कस्टमाइज इसमें वो टाइम तो ये देखने की आपके जरूरत नहीं सेल्फ पड़ती। इंटीग्रिटी पे दिखता है कि आप ईमानदार नहीं हो अपने प्रति। देखिए सर, 7 बजे पुलिस नहीं बैठी तो फिर मुझे पता था कि 8 बजे क्लास होगी, तो इसलिए। अच्छा चलो देखते हो, तो फाइन तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे तक की टाइम लिमिट थी, 8 बजे तक टेस्ट सबमिट हो गया तो हो गया था। चलो, औद्योगिक क्रांति से आशय जब मशीनीकरण कारखानों की मदद से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण हुआ तो भारत को अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावित किया। अरे भाई अधिक प्रभावित किया तो क्या किया, ठीक है, आधा नंबर ही मिलेगा इसमें इंट्रोडक्शन में। भारतीय अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का प्रभाव, कच्चा माल का आयात, अरे उठा के फेंक दूंगा, कच्चा माल का निर्यात। कहाँ सो रहे हो, आयात और निर्यात में फर्क करना नहीं जानते। भारत में ब्रिटेन को भारत, अरे भारत में क्या, भारत ने आएगा, ने भारत ने ब्रिटेन को कच्चा माल सस्ता, भारत, अरे देखो यही गलत है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़िए। भारत में ब्रिटेन को कच्चा माल सस्ता और सस्ता मिलता था। अरे भाई सर, भारत में जो ब्रिटेन को ना कच्चा माल मिलता था सस्ता और आवश्यकता अनुसार जितना उनको चाहिए, तो सर सही तो लिखा है, भारत ये में सही है, ब्रिटेन को मिलता ये था सही ना। लिखा आपने, चलो पढ़िए बताइए। पहली बात तो आयात है, वहाँ निर्यात आएगा। ये दूसरा, तो गलत है, हाँ ये तो गलत ये है। बताइए ये कैसे सही है। ब्रिटेन में, भारत में ब्रिटेन को कच्चा माल सस्ता और आवश्यकता अनुसार मिलता है, तो मतलब जितना वो चाह सके थे उतना भारत में ब्रिटेन को कच्चा माल सस्ता आवश्यकता अनुसार मिलता था। ब्रिटेन ब्रिटेन को तो मिलता था सर कच्चा माल। वो जितना ये कपास, जूट, नील वगैरह की खेती कराते थे, तो कच्चा माल लेके जाते थे भारत से। अरे भाई सीधा से इसका ये बनेगा भारत बेटा। में ब्रिटेन को मिलता था, तो ब्रिटेन ले जाता था भारत से, तो भारत में ब्रिटेन को, तो भारत में हो गया ना सर। भाई गलत है, सही स्टेटमेंट बनेगा इसका कि भारत से जो है ब्रिटेन जो कच्चा माल है वो सस्ते में निर्यात करता था, निर्यात खत्म बात। करते थे, वो अलग है। कृषि वाणिज्य ब्रिटेन ने अपने अनुसार जूट, कपास, चाय, अफीम आदि करने का, अफीम आदि पैदा करने को या खेती करने को यूज़ किया, अफीम आदि करने को यूज़ किया, क्या करने को यूज़ किया भाई, खेती। यस ठीक है, यस ठीक। मैं उठा के फेंक दूंगा, सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत है तुम्हारा। सामाजिक अर्थव्यवस्था, खाद्य की कमी, अकाल सूखा पड़ने लगा। अरे भाई ठीक है, निर्यात के लिए सर, जब बाजार कृषि का ब्रिटेन बनी, आरंभ अभी देखो हुआ तो निर्यात के लिए बाजार ब्रिटेन को बनी वस्तुओं के लिए भारत का बाजार निर्यात के लिए एक बेहतर अवसर दिखा। हस्तशिल्प उद्योग को पतन, ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तु भारतीय तुलना में सस्ती थी, भारतीय वस्तुओं पर अधिक से लोग लगाते, जिस कारण हस्तशिल्प उद्योग को पतन हुआ। ठीक है, ये पॉइंट सही है। व्यापार नीति, भारतीय वस्तुओं पर 50% कर लगाते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कारखाने बाल श्रम होने से शिक्षा प्रभावित हुई, गरीब बच्चों का शोषण हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आई और सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पर्यावरण प्रभाव, प्रदूषण और संसाधनों का दोहन, वायु जल भूमि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई, धन का पलायन, बाहर से कच्चा माल आयातित, कच्चा माल निर्यात, फिर वही भारतीय बाजार में आयात। भाई कच्चा माल निर्यात होता था, फाइनल प्रोडक्ट बन के आते थे। औद्योगिक क्रांति से भारतीय अरे भारत में तो आयात होता था ना कच्चा माल। उठा कर फेंक अच्छा, दो। निर्यात 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 होता था। देख लो भाई, औद्योगिक क्रांति से भारतीय नहीं लिखोगे तो यही होगा, डेली आंसर राइटिंग नहीं करोगे, फिर जाके ऐसे लिखोगे तो यही हाल होगा जो दिख रहा है आप लोगों का हाल, नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। तो क्वेश्चन था कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव ने भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। किसान मजदूर, औद्योगिक क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक राजनीति, किसान मजदूर, बड़े छोटे भूमि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये क्या है भाई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, फिर किसान मजदूर बड़े छोटे, ये क्या है। आप तो कहते डायरेक्ट ही लिखे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तरीके से नकारात्मक प्रभाव रहे, इस कारण औद्योगिक बातें तो ये कुछ ही नहीं नंबर मिलेगा इसमें। तो ये मेन बॉडी में आपको 5 नंबर, तो आपका ये हो गया 5.5 नंबर 15 में से।
आगे देखते हैं, आगे आपने क्या लिखा है। 1857 की क्रांति। 1857 विजय भारत स्वतंत्रता संग्राम प्रथम व्यापक रहा था। कथन का विजय के कारणों, स्वरूप और परिणाम बताने हैं आपको। 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह था जब 1857 शुरू किया गया। आधा नंबर। 1857 के कारण, कारण बता दें और इसके पहले कारण, सैन्य कारण। कारतूस में चर्बी, ये अफवाह गाइस वगैरह के जैसे भावनाएं आते हुए समुद्र पर भेजने की नीति। ये तात्कालिक कारण बताओगे आप, ठीक है। आर्थिक कारक, ब्रिटिश नीतियाँ स्वयं हित की थी। स्थायी रेत माल बंदोबस्त व्यवस्था, किसान को शोषण, मजदूरों का शोषण, उच्च लगान, कर जाल में फंसे रहना, ठीक है। व्यापार वाणिज्य, भारतीय वस्तुओं पर नियमित निर्यात कर अधिक लगाया गया, भारतीय वस्तु महंगी हो जाती थी। राजनीतिक कारक, विस्तारवादी नीति, सहायक संघीय व्यवगत का सिद्धांत, भारतीय राज्यों को छीनना शुरू किया। समझदारी, सतर्कता का अंत, विधवा पुनर्विवाह, कानूनी मान्यता, ईसा मसीह को बढ़ावा दिया गया, धार्मिक मान्यता को आहत किया गया, ठीक है। शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिससे अमेरिका के लिए बन के रह गई। अधमों की निशानदेही का सिद्धांत, उच्च वर्ग के ही पढ़ पाए, निम्न के साथ भेदभाव हुआ, गाँव की पाठशाला को मिला दिया गया। जनजाति के साथ संसाधन शोषण, जल जंगल जमीन पर कानून बनाकर अधिकार छीन लिए गए। परिणाम, 17 में उद्योगवाद की नीतियों में परिवर्तन हुआ। अरे आप ये स्वरूप पे तो बताना था, इसका स्वरूप कौन बताएगा? जैसे सर, अरे स्वरूप भाई, इसमें किसान लोग भी पार्टिसिपेट करते, इसे किसान आंदोलन बोला जाता है, राजा महाराजा भी इसमें पार्टिसिपेट किए, सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। इस तरीके से स्वरूप भी तो बताना था। परिणाम, संग्राम को, अरे नहीं, यही तो देखना जाके। धार्मिक हस्तक्षेप कम किया, धर्म जाति की आधार पर भर्ती की गई। आर्थिक परिणाम, ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक शोषण जारी रखा, आर्थिक बोझ कम नहीं हुआ, अधिक नुकसान पहुंचा, कृषि दबाव पड़ा, गरीबी की स्थिति खराब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, ब्रिटिश काउंसिल से प्रशासन चेन्नई सुधार आदि हुआ। 1857 की क्रांति से ब्रिटिश सरकार के अनुमान हुआ कि भारतीय लोगों को प्रशासन तो कुछ दिखावटी बहस करती रही और राष्ट्र की नीति साबित हुआ, ठीक है। ये 1 नंबर मान के चलो। और इसमें आपको मेन बॉडी में 6 नंबर मिल जाएंगे, तो 6, 7, 7.5 नंबर। सामाजिक सुधार आंदोलन, तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सामाजिक सुधार आंदोलन आधुनिक भारत निर्माण कैसे महत्वपूर्ण निभाए गए ना, उदाहरण से चर्चा कीजिए। सामाजिक सुधार आंदोलन जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बनती बुराई, कृत्य, रूढ़िवादिता को दूर करना था, तो ये 0.5 नंबर। महत्वपूर्ण भूमिका, राजमोहन राय ब्राह्मण से जुड़े, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम किया। इसने विधवा को कानून बना। स्वामी दयानंद सरस्वती विधेयक को लोटो, सामाजिक कृत्य विरोध किया। माता ज्योतिबा के अधिकार, प्रथा, रामकृष्ण मिशन। फिर वही बात कि भाई उसने कैसे कैसे वही उसके बराबर तभी नंबर में, इसमें भी 3 नंबर मान के चलो। यह आंदोलन आधुनिक भारत के नींव बनने, सामाजिक समानता, शिक्षा, प्रसार, धार्मिक पूर्व कट्टरता हो, अरे कुरीतियों का एक कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता हो। अच्छा, कारण भारतीय समाज में सुधार संभव जैसे राष्ट्रीय भावना की जागृत हुई, तो 1 नंबर इसका मान के चलो। 1, 3, 4, 4.5 नंबर। आगे, महात्मा गांधी जी उच्च विचार और भेदभावहीन व्यक्ति थे। गांधी जी का मानना था भेदभावहीन व्यक्तित्व था। गांधी जी मानना था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं था। गांधी जन आंदोलन में परिवर्तन, गांधी जी का साधन साध्य पवित्रता विश्वास रखते थे। साधन बीज, साध्य पेड़, साधन बहुत बल देते थे। अरे भाई, दोनों को बल देते थे, दोनों की पवित्रता इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। उठा के फेंक दूंगा, साधन पे ज्यादा दे देते हैं क्योंकि साधन अगर सही होगा तो उठा के फेंक दूंगा। गांधी का कॉन्सेप्ट है साधन और साध्य की पवित्रता, दोनों पवित्र होने चाहिए। उठा के फेंक दूंगा, गलत गलत कॉन्सेप्ट लिखोगे। उनके अनुसार मानना था भाई जो प्रोसेस है वो भी सही होनी चाहिए, लक्ष्य सही होने से ही अच्छा नहीं होता। पर उपयोगितावादी ये जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनको तो ये था कि भाई आज़ादी मिले चाहे किसी भी तरीके से मिले, पर गांधी जी इसके समर्थक नहीं थे। गांधी जी मानना था आज़ादी भी मिले तो अहिंसा के मूल्य पे मिले, सत्य और अहिंसा के मूल्यों पे। चाहे आज़ादी जैसा लक्ष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु उसका जो, लेकिन अगर बीज, इस साधन को जैसे वो बीज मानते थे, तो अगर बीज सही होगा जब तो पेड़ अच्छा उगेगा ना, मतलब वही उगेगा, तो इसलिए वो साधन पर अधिक बल देते थे। साधन साध्य दोनों पे ही बल देते थे।
ना कि उस पे नहीं देखे थे भाई। सर हाँ बोलिए। इस बार 2 अक्टूबर को खाली गांधी जी के बारे में पढ़ाइएगा। देखते हैं, ठीक तुम है। लोग क्लास तो आते हो नहीं हो, वैसे लगता तो नहीं है कि तुम लोगों की। अरे हाँ, ऐसे भी एथिक्स पढ़ाऊंगा ना तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो लगता है तुम लोग जिस तरीके की क्लास आते नहीं, तो छोड़ दो पढ़ाना, बाहर में जाओ तुम लोग, अपना लोग करते रहो। अब देख लो, एक लोग ने टेस्ट लिखा, लगभग 10-12 लोग हो उस ग्रुप में, तो हाल देख लो तुम लोगों की क्या हाल है। आज फ़ायदा तो जब मेरे पास आज 1000 रुपये शाम तक मेरे पास आ जाएंगे, तो चलो फिर फ़ायदा है मेरे को, फिर मैं पढ़ा लूँगा। अगर रोज़ टेस्ट लूँगा तुम्हारा तो मैं ऐसे कमा लूँगा। तुम लोगों को जब तक फाइन लगेगा नहीं तब तक सुधरोगे नहीं तुम लोग। सत्य अहिंसा के पुजारी थे, उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी अत्याचार का विरोध किया जा सकता है, जिसके कारण भाई पहली बात तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं रहा, पूछ हो रहा कि जन आंदोलन में कैसे परिवर्तित किया है गांधी ने। हाँ जी सर, उनके उनके विचार जानेंगे तभी तो बताएंगे। तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या? तो मतलब सत्य भाई, अहिंसा मतलब के एग्जाम में मार्ग पे चले थे, एग्जामिनर को तो जाके, जनता को एग्जाम जब मेंस हाँ, लिखोगे तो एग्जाम को एग्जामिनर को बताने जाओगे कि हाँ देखो ऐसा होगा तब ऐसा होगा। आजाद में जनता इसलिए मतलब है जुड़ी ना, थी क्योंकि ठीक है, कुछ ही नहीं है, कुछ ही नंबर मिले। गांधी सत्याग्रह संविधान के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनता की इकट्ठा तो क्या किया। लिखना था सर? गांधी जी की नीतियों में जाति धर्म भाषा तो बंधन को तोड़ा और सभी वर्ग लोगों को स्वतंत्रता संग्राम का भागीदार बनाया। ये 2 पॉइंट जरूर सही है। इस आंदोलन से अछूतों महिला सभी समाज से शोषित वर्ग अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। सही है। चंपारण सत्याग्रह में किसान स्थानीय लोग जुड़े, खेड़ा में स्थानीय जनता इकट्ठी हुई। खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक मतभेद को पीछे छोड़ा। अशोक आंदोलन ब्रिटिश पुस्तक बेचकर युवा ग्राम स्तर तक जन भागीदारी। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, संपूर्ण भारतीय जनता ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ली। गांधी जी आंदोलन ने राष्ट्रवाद को जनता तक पहुंचाया, जन आंदोलन बन गया। गांधी जी अहिंसात्मक सर्वोदय सिद्धांत ने भारतीय जनता को आकर्षित किया और मजबूती से आकर्षित किया। देखो, जनता को आज़ादी, आज़ादी को, और ये क्या होता है भाई, की ओर उठा के ये फेंक, और लिखा होगा सर, को और लिखा गया और मजबूती से ये और आकर्षित ही किया और स्वतंत्रता। तो ये 0.5 नंबर इस मेन बॉडी में मान के चल लो भाई, 5 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा उसमें। 0 तो 5 5 6 नंबर हो गए। बात में ब्रिटिश शिक्षा नीति आज से, ये आज से सही है हाँ सर, ये सही है। ऐसे लिखा जाता है। हाँ, आज से ऐसे लिखा जाता है। सच में ऐसे लिखा जाता है। आदर्श वाला लिखा है। आज से। निखिल बताइए रे हाँ भाई। सर सही है। सही है। हाँ सर सही है। हाँ सर। देखता हूँ तुम लोगों को बताता हूँ फिर मैं। चलो देखते क्या था क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल प्रशासनिक हितों तक सीमित था, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव भारतीय समाज के लिए सकारात्मक भी रहे, विवेचना कीजिए। ठीक है। भारतीय ब्रिटिश शिक्षा नीति से आज से ब्रिटिश को भारतीय साहित्य और अपने कंपनी कार्य करवाने के लिए वर्कर्स की आवश्यकता है, जिसके लिए शिक्षा जरूरी था कि अपनी पूरा कर सके। ठीक है। भारतीय समाज के लिए सकारात्मक क्या रहे, उद्देश्य केवल प्रशासनिक हितों तक सीमित है। अरे भाई पहले वो बताइए कैसे अंग्रेजी के उद्देश्य पूरे हो रहे थे, फिर उसके बाद में भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव। सर वो मैंने नहीं लिखा, जो मैंने पॉजिटिव वाला लिख दिया, टाइम नहीं बचा था। ब्रिटिश शिक्षा नीति से बाद में ब्रिटिश के चेहरे सामने आए, लोग जागरूक हुए। जहाँ जैसे कानून व्यवस्था भारत में नहीं थी, शिक्षित वर्ग के के माध्यम से जनता को जागरूक किया। मध्य वर्ग का उदय हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया। अंग्रेजी के कारण अन्य देशों से संपर्क संवाद नीति जाने का मौका मिला। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर था। कुछ कुरीतियाँ सत्यव्रत बलियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ब्रिटिश जो इस प्रकार का खत्म किया, थोड़े से उनकी घड़िया और डाली। चलो जी सर पूरा 100 रहेगा उसमें। हाँ हाँ पूरा 100 रहेगा। हाँ, अब बोलिए। क्या पूरा क्या रहा है? अरे हाँ, इसमें मिलेगा मेन बॉडी में आपको 3 नंबर, तो 3 3 4 5 नहीं 4.5 ना। देखो कि टोटल कितना हुआ, 4.5 और चलिए इसके बाद में। हाँ 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 11 11 4 15 15 और 7 22 22.5 22.5 और
23/5 28 नंबर पर प्राइज जाएगा कविता को ही। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर इन्हीं का है सर। 2 लोगों की कंपटीशन है जो भी है। तो अरे इसका कोई टाइम नहीं, उसने टाइम लिमिट में लिखा है, इसे कोई टाइम का पता नहीं इसने कितनी देर में लिखा है। दूसरी बात, प्राइस जो जाएगा वो कविता को ही जाएगा। प्राइज जाएगा सर सना मैम को? नहीं जाएगा, किसी हालतों से नहीं जाएगा, ओनली कविता को जाएगा। अरे क्लास से पहले लिख के भेज दिए ना सर। नो, 8 बजे तक की डेडलाइन थी, 8 बजे की डेडलाइन। वो तो कॉपी चेक कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं करता। तो जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है, कौन कौन बचा? नगीना, श्वेता हो गई, सिद्धार्थ हो गया, निखिल का तो आ ही चुका मेरे पास फाइन। ये सब लोग 100 रुपये जमा कर देना मेरे को। और कौन बचा है जो रेगुलर है? युवराज 100 रुपये जमा कर दे। और कौन बचा? कौन कौन है ग्रुप में? नगीना होएगी, कविता ने लिखा ही है। अनु 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 हाँ, ये कहाँ बचेंगे? अनु 100 रुपये। कितने मेरे कितने रुपए कमाई हो रही है वो देखता हूँ मैं। और तो कौन था इसमें? और तो छोड़ो, चलो जो भाई इस बैच के लिए क्लास ज्वाइन किए उन पे तो फाइन लगेगा ही। तो नगीना हो गई, श्वेता हो गई, ये सना। अरे दोबारा लिखता हूँ भाई, मेरा पेमेंट कितना आने वाला है ये पता होना चाहिए मुझे। सना मैम को कैसे लेंगे सर? इनका तो टेस्ट भी, इनका सबसे ज्यादा नंबर भी है। इनको प्राइज भी मिलना चाहिए, इनको प्राइज भी नहीं दे रहे हैं। चुप रहो। सब लापरवाही का परिणाम तो मिलना ही चाहिए ना। नगीना को 100 रुपये जमा करने हैं, श्वेता को 100 रुपये जमा करने हैं, सना को 100 रुपये जमा करने हैं। तभी तो एहसास होगा ना, अगली बार ये 100 रुपये दोगे तभी तो अगले आगे जाके नहीं दे, नहीं तो फिर वही लापरवाही चलती रहेगी। निखिल का मेरे पास 100 रुपये आ चुका है। और कौन बचा? सना हो गई, श्वेता, नगीना और अनु। 100 रुपये दोगे आगे तभी मैं तुम लोगों को क्लास में अलाउ करूँगा और तभी मैं कॉपी चेक करूँगा। दोनों चीज़ याद रख लेना। चाहे रिकॉर्डेड चलो क्लास देखते रहोगे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइव क्लास में लूँगा ही नहीं जब तक 100 रुपये पेमेंट नहीं करोगे और कॉपी चेक करूँगा नहीं। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, ताकि तुम लोगों को लापरवाही का तो एहसास होना चाहिए। नगीना हो गई और श्वेता हो गई, सना हो गई, अनु हो गई, सिद्धार्थ 100 रुपये देगा, युवराज देगा 100 रुपये। हाँ वही तो, वो तो आज क्यों नहीं लिखा? उसको तो जरूर लिखना चाहिए था, उसके तो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते। युवराज, निखिल हो गया, मैं छोड़ो ये युवराज, सिद्धार्थ चलो हो गया, श्वेता, सना, अनु। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 रुपये और आने बाकी है। तो ये सब सबमिट कीजिए। ये देख लेना, जो सबमिट नहीं करोगे ना कॉपी चेक करूँगा ना क्लास में, लाइव क्लास में एंट्री नहीं दूंगा जब तक आप ये पैसे सबमिट नहीं करोगे, क्योंकि इससे आपके लापरवाही का पता चलता है। ठीक है, तो कल अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 8वीं क्लास तक अपना कंप्लीट हो चुका है ना। हाँ बोलिए। अब 10 बजे क्लास लीजिए कल से। हाँ कल से 10 बजे वो सिद्धार्थ। अरे बताइए, टाइमिंग चेंज करना है सना, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, वो सिद्धार्थ नहीं तो क्लास आता है, उसके कारण सब लोग परेशान हो रहे हैं। श्वेता तो भूल, तो क्लास की टाइमिंग चेंज कर देते हैं, छोड़िए 10 बजे से करते हैं, फालतू में कोई मतलब है नहीं। ठीक है क्या? फिर 11 बजे से 10 बजे से नहीं लेना, 11 बजे से लेना है। हाँ सर, जो भी टाइम हो 10 बजे के बाद ही लीजिए तो सही रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो 11 बजे कर ले, मेरे को क्या जा रहा है, 11 बजे ठीक है। उतने टाइम में तो पहले ऑप्शनल पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, तो 11 से 1 बजे की टाइमिंग। क्लास में सोने मत लग जाना। चलो ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखो, 8th क्लास की हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक बार जिसने टेस्ट दिया होगा, उन्होंने रिवीजन किया होगा तो फ़ायदा मिलेगा। एक बार और प्राइस क्या मिलेगा?
हाँ, प्राइज मिलेगा चॉकलेट। मैं पैसे भेज दूंगा, और वो पैसे तभी मैं भेजूंगा कविता को जब वो मेरे को दुकान पे जाके बताएगी। पता लगा चला वो पैसे का यूज ही नहीं किया तो फिर क्या मतलब है। तो सना मैम को 100 रुपये भेज दीजिए तब। नो 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 नो, 100 रुपये नहीं दूंगा, वो प्राइस मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, वो मैं क्या देता हूँ। नहीं देंगे, अगली बार पे टेस्ट नहीं देगा तब बैठ जाएगा, टेंशन मत कर। ना ना ना, फाइन तो आपको देना पड़ेगा भाई 100 रुपये, उसमें तो बिल्कुल, क्योंकि 8 बजे मतलब 8 बजे होता है भाई, ये नहीं होता, ये क्या बात हुई। लापरवाह लोग हो, 2-2 3-3 दिन के टेस्ट लिखने के लिए, तब तो लिख नहीं रहता। अभी आज सुबह दिख रहा था तो मैं टेस्ट लिखना। चलो छोड़ो, सुनो, 9th क्लास के कुछ चैप्टर जो होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, या मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री साथ साथ पढ़ ले क्या मॉडर्न हिस्ट्री से। मैं ये बोल रही थी, आप ना ये वाला विपिन चंद्रा पढ़ा दीजिए साथ में, अभी हमें याद है ना तो। हाँ सर। अरे विपिन चंद्रा की पहली बात, को बुक का कोई पीडीएफ है नहीं, कैसे पढ़ाऊंगा। सर है ना, आपने तो भेजा था हमें। अरे वो इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, देखा वो। सर तो ऐसे करना ना, फिर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका फोटो डाल देंगे, रोज पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगी। डाल देना, पढ़ा दूंगा, मेरे को क्या है, बढ़िया से फोटो खींच के डालना। मैं ऐसे पूरी का नहीं बनाऊंगी, जितने चैप्टर पढ़ेंगे उतने का बना के भेज दूंगी। 2 चैप्टर 3 चैप्टर अपन खुद से भी पढ़ सकते हो, जब मैं ये नए एनसीईआरटी पढ़ा दूँ तो अब तो समझ में तो आ ही गया होगा तुम लोगों को। अरे भाई इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो सब पढ़ लेंगे। खुद से पढ़िए, मैं नई एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, ये आप खुद से पढ़िए, इसमें क्या है, इसमें बहुत क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने में से बहुत टाइम लगेगा। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो 9th और 10th क्लास है ना, 9th क्लास और 10th में से सोच रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ। 11th नहीं पढ़ाऊंगा, 11th को मतलब है नहीं, पर 9th 10th में जो लग रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ये देखो, ये बहुत टाइम लग जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं। सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से ही नहीं है क्या। अरे अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, पर मेरा मानना है कि जिसने अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े भाई, स्पेक्ट्रम मुझे पता है कितने 1000 पेज है उसमें, अभी जो नहीं आई उसमें 1300 पेज है, पढ़ लोगे। यहाँ तुमने चला 50-60 पेज की जो है बुक नहीं पढ़ी जा रही है, तुम बात करो 1300 पेज पढ़ लोगे क्या उसको। तो कितनी बार रिविजन करना, 5 बार एटलीस्ट मिनिमम रिविजन होना चाहिए किसी बुक को, तब जाके फायदा उठा पाओगे। समझ में आया। और फिर क्वेश्चन आते नहीं, मतलब इतनी मेहनत हो जाती है। हाँ, और यहाँ से भाई डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपकी बात, देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपकी बात जो क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट लाइन, एक से एक ही लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने भाई, तो ज़्यादा अच्छा यहीं से पढ़ी है ना। जो गांधी जी का जो लाइन आई थी वो डायरेक्ट उठ के यहाँ से आई है, तो ये पढ़ो भाई। अब वही है कि मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो पढ़ते रहिए, फिर कुछ भी पढ़ो। तो बोलिए। तो कल्याण में सबका कल्याण नहीं थे, सब वो देखा सिद्धांत मैंने नोट्स से पढ़ा। तो उससे क्या मतलब, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो भाई। उससे ये मतलब है कि वो जो स्वार्थ का बता रहा था ना, उसे तो सरासर गलत है। अरे वो तो गलत है युवराज, पता नहीं अपने अर्डी हो रहा था वो तो, मैं तो भाई उसी दिन पढ़ा हूँ, आजकल मैं इथिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को पढ़ी हुई चीज़ तो गलत हो नहीं सकती। देखो ये हम तो पढ़ लेंगे वाले तो ये है ना, ये बुक खुद से पढ़ना। देखो इधर अपन जब आप कर लोगे ना तो उसके बाद में ज़्यादा मतलब इसको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत। दूसरी बात है ना, ये बुक इतना ही सिंपल लैंग्वेज में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लेना। देखो ये रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलूँगा आप लोगों को। देखो तिलक स्वराज कोश और यूपीएससी ने डायरेक्ट 2018 का या 2020 का क्वेश्चन देखना, यूपीएससी ने पूछा है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप पहले अपन वही है ना पीवाईक्यू देखोगे तब ना, तब आपको पता लगेगा ना। डायरेक्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं इस बुक से, हर साल क्वेश्चन। आपकी बार में जैसे 4-5 क्वेश्चन आपकी बार भी है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे इससे, अगर आप इसको अच्छे से बार बार रिविजन करोगे तब। ये चीज़ याद रख लें, अपन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो क्या मतलब भाई, यहाँ 250 पेज में तुम्हारा काम हो जा रहा है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए, तो क्या जरूरत है आप लोगों को उधर जाने की। देख लो अब ओके सर। 1300 पेज पढ़ना तो पढ़ लो। विपिन चंद्रा का
PDF तो भेज दीजिएगा तब। तो ये भेजा हुआ तो है ग्रुप में से तो खोला हूँ, जाके देखिए आप लोग, पता नहीं कहाँ सोते रहते हो। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि 9th और 10th क्लास अपन पूरा पढ़ लेते हैं विथ मॉडर्न प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। कल से अपन 9th क्लास शुरू करेंगे। 9th क्लास में भेज दूंगा ना दोबारा, शायद 10th की भेजा हूँ। 11th नहीं पढ़ाऊँगा, 11th कोई मतलब है नहीं। देखो एक बार फिर भी चलो मैं पढ़ के ना उसको बता दूंगा, मुझे कहीं लगा कि इम्पोर्टेंट पर है नहीं। मैंने पढ़े, जब दृष्टि में मैंने काम किया था तब देखा था कोई ज़्यादा काम के चैप्टर है नहीं उसमें जो लगे कि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में आने लायक भी हो। तो ये अपन करेंगे, फिर उसके बाद 12 पार्ट 3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिर मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो है आप लोगों को ओनली जो मेरे नोट्स है वो एक आध बार मैं उनकी क्लास ले लूँगा, और उसके बाद में PYQ के मॉडल आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। बस उस पर काम कर लेंगे, वो बात की बात है, करेंगे। परंतु हाँ, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में जो है अपन ये काम करेंगे, ठीक है। दोनों के PYQ पे डिस्कशन करेंगे, पर लिख के लाओगे तब पढ़ोगे तब फायदा है ना, कोई मतलब है नहीं। चलो ठीक है, कल CSET में हाँ वो उसका अगला चैप्टर पढ़ लेना, कोडिंग और डिकोडिंग, वो पढ़ के आना। उधर कंप्लीट हो चुका तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना, उसमें कोई डाउट हो गया। अरे वो जो क्वेश्चन डाउट वाले थे ना, उसमें क्वेश्चन गलत है, वो मैंने ChatGPT से सर्च कर लिया, उसको मतलब ना वो क्वेश्चन ही गलत बनाए गए। तो जो डाउट में 4 या 5 क्वेश्चन थे वो गलत है, वो क्वेश्चन ही गलत है वो। आज पढ़ाएगी नहीं सर आप? तुम लोग क्लास आओगे तब पढ़ाऊँगा ना, ठीक है। तो कल याद रखना कि कल 11 बजे, ठीक है। कल मॉडर्न हिस्ट्री का 9th क्लास से अपन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है। उधर कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर आगे क्वेश्चन बना के आ जाना उसके, जस्ट उसका नेक्स्ट चैप्टर ये जो कल अपन किए थे उसका, उस बुक से कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर बना लेना, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर 11 बजे। चलो बाय बाय।